उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार एक शेर अगर सोया रहे उसके मुख में अपने आप उसका भोजन नहीं चला जाता, उसी तरह हमें अपने अगर मनोरथ को सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें उद्यम करना पड़ता है। और उस उद्यम को करने के लिए हम लोग आज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेक्शन। तो जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम लोग उद्यमशील होंगे, अब तभी हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो तो एक वास्ट सिलेबस है ही हमारे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर पॉलिटी में हमको जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बनाया गया, उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो हम लोग जानेंगे कि पहले हम लोग आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने से पहले हम लोग को जानना होगा कि हम लोग गुलाम थे और किसके गुलाम थे, कैसे बने, ये सारा शॉर्ट में यहाँ बताया गया है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इन 1600 AD 1600 ईस्वी में ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। ब्रिटिश जो थे वो भारत में आते हैं ट्रेडर्स की तरह, व्यापारी बन करके, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनका नाम रहता है। और उनको भेजने वाला कौन होता है? ब्रिटिश क्राउन। उन्होंने क्या किया, इनको परमिशन ग्रांट की कि आप जाइए और इंडिया में ट्रेडर्स की तरह रहिए, वहाँ ट्रेड कीजिए। फिर बात आती है कि 1764, इतने लंबे ड्यूरेशन में इन्होंने क्या किया। तो इतने लंबे ड्यूरेशन में इन्होंने कुछ काम किए हैं, उन काम को जानना जरूरी है, क्योंकि हम तभी से समझ पाएंगे कि ये फेज कैसे आया। तो काम कुछ यूं होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है यहाँ पे, जो कि हम अपने यहाँ रियलाइज कर पाते हैं उन बातों को। बात ये होती है कि 1600 AD के बाद जब ये लोग आते हैं इंडिया में और यहाँ के राजा से बोलते हैं कि हमें ट्रेड करना है, तो कहीं का भी जो राजा होता है उसे अच्छा लगता है कि जब बाहर के विदेशी जब आते हैं और उनके यहाँ अपने प्रोडक्ट अलग अलग तरीके के बेचना चाहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स होंगे, जो वहाँ की प्रजा होगी, वो अलग अलग उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, उनके पास ऑप्शन हो जाएगा कि मेरा मार्केट कई तरीके का सामान ला रहा है, मेरे मार्केट में कई तरह के सामान हैं, मैं उससे परचेज कर सकूं। तो राजा ने इन लोग को ग्रांट कर दिया कि नहीं आप आइए, व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ दिन के बाद जब इन लोगों ने कहा, ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेजों ने कहा कि अब हमें अपने सामान को ले आने ले जाने में दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ी जगह दे दीजिए। तो इन्हें थोड़ी जगह दे दी गई कि ठीक है आप यहाँ पर अपना सामान ले आके रख सकते हैं। बट फिर इनका मन वहाँ नहीं रुकता है, इनका मन और बढ़ता है। इन्होंने कहा कि अब हम इसको फोर्टिफाई करना चाहते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें बनाना चाहते हैं, किले जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे सामान है वो सुरक्षित रहें। तो वो भी हो जाता है, फोर्टिफाई हो जाता है। इन लोगों ने अपने जो फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और फिर अब यहाँ पर ये धोखेबाजी स्टार्ट होती है। धोखेबाजी यहाँ ये होती है कि ये लोग इसमें अब अपने आर्सेनल्स बना लेते हैं, शस्त्रागार बना लेते हैं, अपने हथियार रखने स्टार्ट कर देते हैं, इलीगल वेपन्स आने लगते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं सामान उसमें इलीगल वेपन्स आने लगते हैं और इस किले के अंदर रखे जाने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब आपके पास हथियार आ जाता है, अंग्रेजों के पास हथियार आ जाता है, तो वो लोग बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे उनको हरा देते हैं। ये जो वर्सेस लिखा हुआ है इसमें ब्रिटिश क्या हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं। और फिर इन्हें दीवानी राइट मिल जाती है 1765 में। और ये दीवानी राइट क्या है? दीवानी राइट होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, मतलब वो अधिकार जो कि रेवेन्यू के ऊपर इनको मिल जाता है, राजस्व के ऊपर इनको अधिकार मिल जाता है और सिविल जस्टिस के ऊपर अधिकार मिल जाता है कि जो भी सिविल जस्टिस का मैटर होगा अब वो ब्रिटिश सुलझाएंगे। और कहां कहां का इनको दीवानी राइट मिलता है? बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का। इसके बाद बात आती है कंपनी रूल की, क्योंकि अब इनको दीवानी राइट मिल चुका है तो अब ये इनका जो इफेक्ट है वो ब्रिटिश एम्पायर में और अच्छा हो जाता है। इस वजह से जो वहां का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी रूल के लिए एक्ट बनाता है। तो कंपनी रूल का जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पहला ये एक्ट है। And this was the first step taken by British government to control and regulate the affairs of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी घटनाएं होंगी उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उन पर नियम लगाने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप लिया जा रहा है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल लगाया जाए।
दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब इस कंपनी रूल के जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसमें है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके पहले जो सिस्टम था वो गवर्नर्स का हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन जब गवर्नर जनरल बन जाते हैं, इनका प्रमोशन हो जाता है बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका प्रमोशन होता है तो इनका नाम हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाते हैं। तो अब इनके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। पहले क्या था, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते थे, तीनों के जो अधिकार क्षेत्र थे वो बराबर थे। ठीक है, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल बॉम्बे हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल थे। मतलब जितना इनका जो ओहदा था, जितना ऊंचा माना जाता था, उतना ही इनका दोनों तीनों की जो पद थे वो बराबर में थे। लेकिन गवर्नर जनरल का पद आ जाने के बाद ये दोनों इनके सबऑर्डिनेट बन जाते हैं, इनके अधीनस्थ बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इस तरह से जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और इन्हीं का जब प्रमोशन होता है तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड फीचर्स पे। सेकंड फीचर है 1774 का। यहां टाइमलाइन के हिसाब से लिखा गया है सो दैट आपको पढ़ने में, चीजों को याद रखने में आसानी हो। और एंड आई होप कि आप इसे पूरे समराइज वे में आप अपने दिमाग में इसको बैठा लेंगे। और जिसको भी ये यहां बोर्ड पर न समझ में आ रहा हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इमेज डाल दी जाएगी, आप उसको वहां से ले सकते हैं। नाउ 1774 में क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां है, दिल्ली में, बट जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था वो कलकत्ता में था और उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में। बट अब हमको यहां ये जानना है कि उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो उसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज, साथ में उसके 3 अदर जज हैं। ये उस समय का स्ट्रक्चर था। तो ये 3 जजेस किस लिए थे, इनको हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए। ये हो गई सेकंड क्वालिटी, सेकंड फीचर। फर्स्ट फीचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेकंड फीचर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एंड थर्ड फीचर इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनता है और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, नाउ इनका काम क्या था, इनका काम था रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। रेवेन्यू के मामले में, राजस्व का जो मामला था, सिविल जो मैटर्स हुआ करते थे और जो मिलिट्री मैटर्स थे, इनको रिपोर्ट करने का काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। कहां रिपोर्ट करते थे ये, ब्रिटिश क्राउन को। इसके बाद बात आती है 1781 की। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी रूल है वो स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और उसके जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो पहला क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा फीचर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड थर्ड फीचर क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ 1781 का टाइम आता है। इसमें जो एक्ट है इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं और साथ ही इसका जो फेमस नाम है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून जो जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे एंड काउंसिल, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, कार्यकारी जो परिषद था इनका, जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया गया, मेड आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से इनको बाहर कर दिया जाता है। मतलब अब ये सुप्रीम कोर्ट के डर से काम नहीं करने वाले, मतलब कोई काम होगा तो इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, बल्कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के यहाँ इनका फैसला होगा। इनकी गलतियों का फैसला, इनके गुनाहों की जो सजा है वो ब्रिटिश क्राउन देगी, न कि सुप्रीम कोर्ट। बट नेटिव्स ऑफ कलकत्ता केम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो कलकत्ता के लोग थे, वहां के जो निवासी थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ गए, उनके सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आ गए। जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसके न्याय क्षेत्र में कलकत्ता के लोग आ गए। मतलब कलकत्ता के लोग को अगर न्याय के लिए कहीं जाना होगा तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बाय द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके बाद अब बात आती है, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।